नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत है। प्रमोशन सीरीज का यह दूसरा वीडियो डिपॉजिट से संबंधित रेडी रिकॉनर आपके पास लेकर आया हूं। यह वीडियो क्लर्क से स्केल वन से स्केल 2, स्केल 3 से स्केल 4 के लिए बहुत उपयोगी है। आप यदि एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। मेरा अगला वीडियो एडवांस से रिलेटेड रेडी रिकॉनर होगा। यह वीडियो मैंने सिर्फ एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर ही बनाया है। आप इसे अपने ब्रांच में खाली समय में भी सुन सकते हैं। यह वीडियो KYC, PML एक्ट, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, सेविंग करेंट डिपॉजिट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लॉकर, बैंकिंग ओम्बड्समैन तथा ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। इस वीडियो से कम 10 से 15 प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले KYC के 4 एलिमेंट हैं। सबसे पहला है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, तीसरा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और चौथा है रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं? तो 7 डॉक्यूमेंट है जिसको हम ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हैं, जिसमें कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड, वोटर आईडी, जॉब कार्ड मनरेगा से रिलेटेड, आधार, लेटर इशूड बाय UIDAI और लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। यदि KYC किया गया है जो कि आधार से संबंधित होते हैं, यदि ऐसा हुआ है तो उसको भी हम ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत ही मानते हैं। मतलब क्या है कि OTP बेस्ड यदि हम KYC करते हैं, यदि OTP बेस्ड KYC किए गए हैं तो इनके लिए कुछ शर्तें दी गई है, जिसमें कि पहला है कि कस्टमर का जो है एक स्पेसिफिक कंसेंट हमारे पास प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है कि उसमें एग्रीगेट डिपॉजिट, सभी डिपॉजिट को मिलाकर मैक्सिमम 1 लाख हो सकता है। इसके अलावा जो एग्रीगेट क्रेडिट है वो एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि सिर्फ टर्म लोन इसके लिए सैंक्शन किए जा सकते हैं और टर्म लोन में एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 60,000 रुपये तक का ही लोन दिया जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि दिया गया है कि यह फैसिलिटी सिर्फ 1 साल के लिए ही दी जा सकती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो डिपॉजिट अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है और एडवांस अकाउंट में डेबिट अलाउ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कस्टमर से एक डिक्लेरेशन लेना होता है जो कि इस मोड में वो देता है कि इस मोड में कहीं भी अकाउंट नहीं खोले गए हैं, अर्थात KYC मोड में कहीं भी अकाउंट खोले नहीं गए हैं। अब RBI के अनुसार यूटिलिटी बिल, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस बिल है या वाटर का बिल है, इसको एड्रेस प्रूफ के तौर पर माना जा सकता है, लेकिन यह बिल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं KYC अपडेशन। यदि कोई लो रिस्क कस्टमर है, जैसे एक सैलरीड पर्सन है या लो इनकम ग्रुप कस्टमर है, इसमें KYC का अपडेशन हमें एवरी 10 ईयर्स में करना चाहिए। जबकि कोई मीडियम रिस्क कस्टमर यदि है तो उसमें 8 ईयर्स में करना चाहिए। जबकि हाई रिस्क कस्टमर जैसे कि कोई NRI है या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, ट्रस्ट है, NGOs हैं, ऐसे यदि है तो उसमें प्रत्येक 2 वर्ष में हमें KYC अपडेशन करना चाहिए, ताकि यदि KYC कैटेगरी यदि चेंज हुई है तो उसको चेंज करना चाहिए। यदि किसी अकाउंट में KYC कंप्लायंस नहीं है तो 3 महीने के अंतराल पे उसे 2 नोटिस भेजना चाहिए KYC जमा करने के लिए। यदि ऐसा कंप्लायंस नहीं होता है तो 6 महीने के बाद उसको पार्शियल फ्रीज करेंगे, जिसमें कि क्रेडिट सिर्फ फ्रीज होगा और उसके अगले 6 महीने बाद, मतलब 1 साल के बाद, उसे अकाउंट को टोटल फ्रीज हम कर देंगे। अगला है स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट। स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट हम ऐसे कस्टमर का खोलते हैं जिसके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, जो हमने पिछले बार चर्चा की, वो यदि अवेलेबल नहीं है तो हम स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि इस अकाउंट में टोटल क्रेडिट एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी एक समय में मैक्सिमम बैलेंस 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 महीने में मंथली विड्रॉल जो है वो 10,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए।
इस अकाउंट में कोई भी फॉरेन रिमिटेंस नहीं होना चाहिए। यह अकाउंट सीबीएस ब्रांचेज में ही सिर्फ खोली जा सकती है। इसके अलावा यदि केवाईसी डॉक्यूमेंट विद इन 1 ईयर सबमिट नहीं किया गया है और उसके बाद वो ये हमारे पास लिख के देता है कि मैंने ओबीडी के लिए अप्लाई कर दिया है और वो उसका वो स्लिप जमा करता है हमारे पास, तो हमें उसे 1 साल के लिए और समय दे देना चाहिए ओबीडी सबमिट करने के लिए। इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। एटीएम को लगा के 4 विड्रॉल इस अकाउंट में 1 महीने में परमिट किए जा सकते हैं। इस तरह का सिर्फ एक अकाउंट ही हो सकता है। यदि एक के अलावा अकाउंट है तो उस अकाउंट को 30 दिन के अंदर क्लोज कर देना चाहिए और यदि चेकबुक और डेबिट कार्ड इस अकाउंट में हम दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फॉरेन स्टूडेंट से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो हम चर्चा कर लेते हैं फॉरेन स्टूडेंट के बारे में। जैसे कि फॉरेन स्टूडेंट सिर्फ एनआरओ अकाउंट खोल सकता है जो कि एसबी अकाउंट होगा और इसमें उसका जो अपने देश का पासपोर्ट होगा वो पासपोर्ट वो सबमिट करेगा और जहां वो वर्किंग के लिए आया हुआ है वह उस इंस्टीट्यूशन का एक लेटर सबमिट करेगा जो केवाईसी का लेटर होगा। इसके अलावा जो लोकल एड्रेस है उसका वेरिफिकेशन और डिक्लेरेशन जो है वो 30 डेज के अंदर उसे सबमिट करना होगा। इस अकाउंट में फॉरेन इनवार्ड रिमिटेंस मैक्सिमम यूएसडी डॉलर जो है वो $1000 से ज़्यादा का नहीं हो सकता जब तक कि वे केवाईसी कंप्लायंस नहीं हुआ और विड्रॉल जो है 30 दिन के अंदर 50,000 से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बारे में। ये एक्ट हमारे मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत कुछ रिपोर्ट्स हैं जो रिपोर्ट हमें FIUIND मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को हम भेजते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है CTR का मतलब होता है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और कैश ट्रांजैक्शन 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब ये है कि यदि जनवरी का कोई ट्रांजैक्शन है तो 15 फरवरी तक उसे भेजना है। उसके बाद काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट, मतलब क्या है कि यदि कोई फेक करेंसी आपके पास रिसीव हुई है तो उसका रिपोर्ट भी आपको FIUIND को भेजना है 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसके अलावा कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, सस्पिशियस सिर्फ यदि कंफर्म हो जाता है कि ये सस्पिशियस है, यदि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है तो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक उसको आपको FIUIND को भेजना है। इसके अलावा यदि फॉरेक्स का कोई ट्रांजैक्शन 5 लाख से ऊपर का है और वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस ट्रांजैक्शन के 15 दिन के अंदर उसको FIUIND को रिपोर्ट करना पड़ता है। अब हम ये बात करें कि आखिर CTR होता क्या है। यदि 10 लाख से ऊपर का कोई भी कैश में जमा होता है एक पर्टिकुलर मंथ में तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम CTR में लेते हैं और ये हेड ऑफिस के द्वारा FIUIND को भेजता है। लेकिन 50,000 से यदि नीचे का कोई ट्रांजैक्शन उसमें इंक्लूड होता है तो वो ऐड नहीं किए जाते हैं। इसका मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन 50,000 से ऊपर का हो और कुल मिला के यदि 10 लाख से ज़्यादा कैश में जमा होता है तो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो हमको भेजना है FIUIND को। अब आता है कि जो भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है उसको कम से कम 5 साल तक के लिए हमें रखना पड़ता है। इसके अलावा यदि कोई अकाउंट क्लोज्ड हो गया है तो उसकी रिपोर्ट को भी आपको कम से कम जब से रिलेशनशिप बैंक की ख़त्म हुई उस आदमी से तब से लेकर 5 साल तक तो रखना ही होता है। अब हम बात करेंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में। ये क्या है कि जो हमारे पास सेविंग में कस्टमर का अमाउंट जमा होता है उसका भी इंश्योरेंस किया जाता है। इससे संबंधित कुछ चेंजेज हुए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो है ये DICGC के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। DICGC का मतलब होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये भी आपको एब्रीविएशन के बारे में पूछा जा सकता है। DICGC क्या है तो उसका मतलब है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसमें जो है वो इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक, मतलब एक बैंक में 5 लाख तक का एक डिपॉजिटर का होगा यदि कोई तो वो इंश्योरेंस कवर में आता है। इसमें 12 पैसे पर 100 रुपीज़ पर एनम, एक साल में
12 पैसे 100 रुपये डिपॉजिट पे हमें प्रीमियम के रूप में देना पड़ता है DICGC को, जिससे कि हमें इंश्योरेंस कवर पर कस्टमर पर डिपॉजिटर जो है वो हमारा 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है। अब हम बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट के बारे में। जैसा कि प्रीमियम पेमेंट इसमें हाफ ईयरली किए जाते हैं और हाफ ईयरली में 6 पैसा अर्थात 50% हम नवंबर 30 को पेमेंट करते हैं, जबकि जो अदर 6 पैसा है वो मई 31 को करते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्च का जो है वो हमें एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है, तो जो मार्च में जिसका होगा हमारा प्रीमियम होगा वो हम नवंबर 30 को ही पेमेंट कर देंगे, जबकि हम सितंबर का जो होगा उसका पैसा मई 31 को ही पे करेंगे। इसमें कौन कौन से ऐसे डिपॉजिट हैं जो एग्जेम्प्टेड है, जैसे कि इंटर बैंक डिपॉजिट है, कोई गवर्नमेंट का डिपॉजिट है या प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के अकाउंट हैं, तो ऐसे डिपॉजिट का इंश्योरेंस नहीं होता है। जैसे कि बैलेंस जो है ये किस बेस पे प्रीमियम हम पे करते हैं, तो ये होता है कि बैलेंस ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस हाफ ईयर, मतलब या तो वो 31 मार्च का होगा या वो 30 सितंबर का होगा। इसके लिए हम D101 मतलब फॉर्म टू बी यूज्ड व्हाइल पेइंग प्रीमियम जो है वो D101 फॉर्म हम इसके लिए यूज करते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे गवर्नमेंट बिजनेस और उससे रिलेटेड जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं। इससे बार बार प्रश्न जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, विभिन्न स्केल में पूछे गए हैं कि आप इसमें पूछा जाता है कि क्लेम कब सबमिट कर सकते हैं। इसमें पूछा जाता है कि जब हमने वो हमारे अकाउंट में पैसा जमा हुआ तो उसको हमें गवर्नमेंट के अकाउंट में कब जमा करना पड़ता है। तो ये आपके सामने है, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में दिया है। जैसे टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है, अमाउंट ऑफ कमीशन है। मतलब ये है कि पेंशन पेमेंट के लिए हमें 2 तरह का कमीशन मिलता है। पहला ये है कि यदि बैंक सारा कैलकुलेट करता है पेंशन को, तो उस केस में 75 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन जो है बैंक को कमीशन मिलता है। जबकि यदि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पेंशन का कैलकुलेशन करता है तो 100 रुपये के ट्रांजैक्शन पर 6.5 पैसा वो बैंक को मिलता है पेंशन पेमेंट के संदर्भ में। इसके अलावा यदि कोई रिसिप्ट PPF या सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत यदि लिया जाता है तो 40 रुपये पर ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक को कमीशन मिलता है, जबकि यदि ई रिसिप्ट के थ्रू यदि जमा हुआ है तो 9 रुपये का कमीशन इसमें बैंक को मिलता है। रिसिप्ट के बाद यदि कोई पेमेंट किया जाता है बैंक के द्वारा PPF या सीनियर सिटीजन स्कीम में, तो उस केस में 100 रुपये पे 5.5 पैसा बैंक को कमीशन मिलता है। यदि बैंक ने पेंशन पेमेंट किया है तो उस पेमेंट के लिए बैंक को क्लेम लेना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और अभी सारा क्लेम हमें RBI के द्वारा मिलता है। RBI को क्लेम करने के लिए ये अभी समय निर्धारित कर दिए गए हैं, और इसके लिए जो क्वार्टर ख़त्म हुआ है उसके विदिन 60 डेज के अंदर आपको क्लेम करना पड़ता है। यदि आप क्लेम नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और ये आपको याद रखना है कि क्लेम सबमिशन जो है वो 60 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ द क्वार्टर है। इसके अलावा टाइम पीरियड फॉर रिमिटेंस इन मैनुअल मोड टू द गवर्नमेंट अकाउंट विद RBI, मतलब क्या है कि यदि कोई मैनुअल मोड में कैश जमा हुआ है गवर्नमेंट अकाउंट के लिए, तो उस केस में ट्रांजैक्शन के अगले दिन तक, मतलब T+1 आज यदि पैसा वो जमा हुआ तो कल तक गवर्नमेंट के खाते में वो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। जबकि यदि नॉर्थ ईस्ट में कोई ब्रांच है तो नॉर्थ ईस्ट के लिए T+2 डेज है, ये 9 गलत है, इसमें T+2 डेज जो है वो नॉर्थ ईस्ट ब्रांचेज के लिए दिया गया है। इसके अलावा यदि कोई रिमिटेंस ई मोड में रिसीव हुआ है तो उसके लिए भी T+1 डेज का ही प्रावधान है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए डिले होने पर इंटरेस्ट बैंक से लिया जा सकता है, और वो इंटरेस्ट जो है यदि 1 लाख से ऊपर है तो बैंक रेट जो प्रिवेलिंग है उस पर 2% एक्स्ट्रा, मतलब बैंक रेट +2% लिया जा सकता है यदि रिमिटेंस का अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है और उसको रिमिट नहीं किया गया। इसके अलावा यदि 1 लाख से कम है तो 5 कैलेंडर डेज
यहाँ कैलेंडर डे, आपको ये ध्यान रखना है, ये मतलब वर्किंग डे नहीं है। यदि अप टू 5 कैलेंडर डेज हैं तो बैंक रेट लिए जाएंगे, और 5 दिन से यदि ज़्यादा है तो सेम बैंक रेट प्लस 2% होगा। तो आपको इसको याद रखने के लिए ये आप कह सकते हैं कि 1 लाख से ऊपर या 1 लाख से नीचे कोई भी अमाउंट यदि 5 दिन से ज़्यादा रखा गया है तो बैंक रेट प्लस 2% है, और अप टू 5 ईयर्स यदि 1 लाख अप टू 5 डेज कैलेंडर डेज यदि है और वो 1 लाख से कम का अमाउंट है तो सिर्फ बैंक रेट उस पर लिया जा सकता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कुछ ऐसी सर्विसेज और फैसिलिटीज है जिस पे बार बार प्रश्न हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में भी अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कि मैंडेटरी लीव। मैंडेटरी लीव कितने दिन का है? तो 10 दिन का मैंडेटरी लीव हर एक एम्प्लॉय को लेना है, और वो एक बार में होना चाहिए। 10 दिन लगातार छुट्टी होना चाहिए। मैंडेटरी लीव के बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि 10 दिन का मैंडेटरी लीव सिंगल स्पेल में होना चाहिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कंकरेंट ऑडिटर के बारे में। तो कंकरेंट ऑडिटर जो होता है उसका टेन्योर मैक्सिमम 5 ईयर्स होता है। यदि कोई बैंक का रिटायर्ड स्टाफ है उसको आपने कॉन्करेंट ऑडिटर बनाया है तो उस केस में कॉन्करेंट ऑडिटर का एज मैक्सिमम 70 साल, अर्थात कोई भी एक्स एम्प्लॉय यदि है अपने बैंक का, आपने या किसी बैंक का हो, रिटायर्ड यदि बैंक स्टाफ है तो उसके लिए मैक्सिमम एज 70 ईयर्स है। और आपने ये देखा कि टेन्योर जो है कॉन्करेंट ऑडिटर का वो मैक्सिमम 5 ईयर्स है, बट एक ब्रांच में वो 3 साल से ज़्यादा समय तक के लिए कॉन्करेंट ऑडिटर नहीं रह सकता है। अब हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ चेक के संदर्भ में क्या गाइडलाइंस है। तो कलेक्शन ऑफ चेक्स के संदर्भ में स्टेट कैपिटल में यदि चेक है तो विद इन 7 डेज, यदि वो मेजर सिटीज में है तो 10 डेज, और अदर प्लेसेस में है तो 14 डेज के अंदर ये क्लियर होना चाहिए। मतलब किसी स्टेट कैपिटल के द्वारा यदि चेक इशू किया गया है, मतलब स्टेट कैपिटल में है, जैसे कि आप मान लें कि जयपुर के लिए है, चाहे वो पटना के लिए है, चाहे वो कोलकाता के लिए, कोई भी स्टेट कैपिटल के लिए यदि है तो वहाँ पे 7 डेज, कोई मेजर सिटीज़ के लिए है तो 10 डेज, और अदर प्लेसेस के लिए है तो 14 डेज के अंदर चेक का कलेक्शन हो जाना चाहिए। यदि चेक का कलेक्शन नहीं होता है, यदि डिले होता है, तो इस केस में यदि कोई लोकल चेक है तो लोकल चेक में सेविंग रेट इंटरेस्ट लिया जाएगा। मतलब जो सेविंग बैंक रेट का जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से जितने दिन का डिले हुआ है उतने डिले का आपको, यदि वो 7 डेज में नहीं आया, वो 10 डेज में आया, तो 3 दिन का आपको इस पे सेविंग बैंक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। इसके अलावा ये और है कि यदि डिले अप टू 90 डेज है, यदि डिले अप टू 90 डेज है तो एफडीआर का जो रेट होगा करस्पॉन्डिंग पीरियड का, जैसे कि मान लिया जाए कि 86 डेज है तो 86 डेज का जो एफडीआर का रेट है उस रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। यदि ये डिले 90 दिन से ज़्यादा हो तो एफडीआर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें 2% ऐड करके करस्पॉन्डिंग पीरियड का, मान लिया जाए अभी 5% एफडीआर का रेट 100 दिन में है, 100 दिन डिले हो गया, तो 5 + 2 7% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करेंगे सेविंग डिपॉजिट के और फिक्स डिपॉजिट के बारे में। सेविंग डिपॉजिट से रिलेटेड क्या प्रश्न आ सकते हैं, या आपको फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड क्या ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले सेविंग डिपॉजिट। सेविंग बैंक डिपॉजिट में इंटरेस्ट जो है वो डेली बेसिस पे दिए जाते हैं। अब जो है इंटरेस्ट डेली बेसिस पे दिए जाते हैं। इसमें जो है इंटरेस्ट जो है डीरेगुलेट हो चुके हैं, तो इस केस में जो अप टू 1 लाख तक का अमाउंट है, मतलब विद इन 1 लाख का यदि अमाउंट जो है वो उस पर यूनिफॉर्म ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। जबकि यदि वो डिपॉजिट 1 लाख से ज़्यादा का है तो उस पर बैंक ये डिसाइड करता है कि जो डे इंड बैलेंस होगा, आपको 1 लाख रुपए का बैलेंस जो है डे इंड बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि एक बार उसमें जमा हो गया, मतलब लास्ट में आज उसने 5 लाख रुपए जमा किया और 4,90,000 निकाल लिया तो वो बैलेंस नहीं होगा, सिर्फ 10,000 उसके अकाउंट में है। तो जो डे इंड के समय जो बैलेंस होगा यदि 1 लाख से ज़्यादा होता है तो डिफरेंशियल इंटरेस्ट बैंक पे कर सकता है। जो कुछ आपको पता है कि
कुछ बैंक है जो प्राइवेट बैंक है वो ज़्यादा देते हैं। तो रेगुलेट, ये डीरेगुलेट हो गया है सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एफडी के बारे में। तो एफडी में सबसे पहले बल्क डिपॉजिट से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बल्क डिपॉजिट किसको कहा जाता है। तो 2 करोड़ और उससे ऊपर का यदि कोई डिपॉजिट है तो उसे बल्क डिपॉजिट के नाम से माना जाता है। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में आरबीआई के अनुसार मिनिमम जो है 7 डेज का डिपॉजिट किया जा सकता है, जबकि 10 साल का जो है मैक्सिमम ये आईबीए के द्वारा निर्धारित किया गया है। जबकि यदि कोई कोड डिपॉजिट है या किसी माइनर का डिपॉजिट है तो इस केस में ये पीरियड 10 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम पीरियड 7 डेज जो है वो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया गया है। और इसके लिए कुछ अमाउंट, हर बैंक का अपना अपना अमाउंट है कि ये 15 लाख रुपए से कम का जमा 7 दिन के लिए नहीं होगा, या कहीं 1 करोड़ से ज़्यादा का जमा 7 दिन के लिए नहीं होगा। तो इस केस में ये डिसाइड करने का राइट जो है वो बैंक का है। इसके अलावा जो रिन्यूअल है, यदि कोई डिपॉजिट मान लिया जाए 14 दिन के अंदर आता है, जैसे 1 तारीख को यदि वो मैच्योर्ड हो गया और उसको रिन्यूअल करना है, वो आदमी 13 तारीख को आता है, तो ये विदिन 14 डेज है, तो आप उसका रिन्यूअल 1 तारीख से ही कर सकते हैं। लेकिन यदि वो 16 तारीख को आता है, मतलब 15 को उसके 14 दिन पूरे हो गए और उसके बाद वो आता है, तो इस केस में आपको 16 तारीख से उसका रिन्यूअल करना है। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट से संबंधित 2 चीज़ और है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब ये है कि यदि आप प्रिंसिपल और अमाउंट, किसी आदमी का आपके यहाँ खाता नहीं है और आप उसका एफडीआर मैच्योर्ड हो गया है, उस केस में बचत खाता नहीं होने के कारण उसका एफडीआर यदि मैच्योर्ड हो गया तो आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के यदि आप देना चाहते हैं तो उस केस में वो 20,000 से कम होना चाहिए। 20,000 रुपये का यदि हो गया तो उसको आप नहीं दे सकते। लेस देन 20,000 है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में सिर्फ 10,000 तक का पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं। नॉट 10,000, 10,000 से कम 9,999 रुपये तक का पेमेंट आप कर सकते हैं कैश में इंटरेस्ट के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 20,000 में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों है, जबकि 10,000 में जो है सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट है। दोनों में लेस देन होना चाहिए, या तो 19,999 हो या 9,999 हो। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे सेटलमेंट ऑफ क्लेम। क्लेम सेटलमेंट के संदर्भ में डिसीज क्लेम हो चाहे मिसिंग पर्सन का क्लेम हो, इससे संबंधित बहुत प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेटलमेंट ऑफ क्लेम में सबसे पहले हम देखेंगे कि मिसिंग पर्सन को किस में डिफाइन किया गया है। तो मिसिंग पर्सन को सेक्शन 107 और 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन किए गए हैं, और जिस दिन से एफआईआर किया गया है उस दिन से 7 साल तक, एफआईआर के 7 साल तक यदि वो आदमी नहीं मिलता है तो उसको हम मिसिंग पर्सन मान लेते हैं और उसको हम डिसीज क्लेम के थ्रू सेटल कर देते हैं। अब इस केस में यदि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं तो टोटल सबमिशन ऑफ पेपर, मतलब सबमिशन ऑफ कंप्लीट पेपर के विद इन 15 डेज, ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबमिशन ऑफ पेपर के कितने दिन के अंदर डिसीज क्लेम किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि सबमिशन ऑफ क्लेम जो कंप्लीट पेपर है उसके 15 के डेज के अंदर आपको ये जो है डिसीज क्लेम सेटल्ड कर देना है। इसमें पेमेंट आप क्या प्रीमेच्योरली कर सकते हैं, तो प्रीमेच्योरली अलाउ है। यदि वो बंदा चाहता है कि हमें प्रीमेच्योर इस पे पेमेंट लेना है तो विदाउट एनी पेनल्टी, आप कोई भी पेनल इंटरेस्ट उस पर नहीं लगाएंगे और वो प्रीमेच्योर पेमेंट ले सकता है। यदि वो एक करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में जिस दिन से वो उस बंदे का डेथ हुआ है उस दिन से जब तक उसका क्लेम सेटलमेंट नहीं होता है तब तक का सेविंग बैंक इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना है। और यदि वो सेविंग अकाउंट है तो एज यूजुअल आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट पेमेंट करना है। यदि टर्म डिपॉजिट है तो टर्म डिपॉजिट 2 तरह से हो सकता है, या तो वो जो डिपॉजिट है वो डेथ के बाद मैच्योर्ड हुआ हो या वो डेथ के पहले मैच्योर्ड हुआ है। तो यदि वो डेथ के बाद मैच्योर्ड हुआ है तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है वो जब तक मैच्योरिटी नहीं होता है वही कॉन्ट्रैक्ट रेट चलेगा, और उसके बाद
मतलब जितना दिन जो ट्रेवल किया है उस ट्रेवल में आप एसबी इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। जबकि यदि वो उसके डेथ के पहले यदि मैच्योर्ड हो गया है तो डेथ के बाद सिर्फ सेविंग रेट जो है मैच्योरिटी के पीरियड के बाद का आपको पेमेंट करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि करंट अकाउंट में जो है जब वो एक्सपायर करने के बाद डेट ऑफ डेथ से लेकर आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। जबकि यदि मैच्योरिटी के पहले यदि उसका डेथ हो गया है तो सिर्फ आपको सेविंग डिपॉजिट के हिसाब से पेमेंट करना है टर्म डिपॉजिट के केस में। ये सब प्रश्न बार बार पूछे गए, इसलिए मैंने ऐसे प्रश्नों को लिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब है लॉकर। लॉकर से संबंधित प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। लॉकर से रिलेटेड यदि नॉमिनेशन की बात आप करें तो इस नॉमिनेशन से संबंधित एक वीडियो हमारा अपने इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, जिससे कि नॉमिनेशन से संबंधित सारी चीज़ें आपको उससे क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा जो लॉकर में प्रश्न पूछे जाते हैं वो है डिपॉजिट, अर्थात क्या है कि उसमें डिपॉजिट हम क्या ले सकते हैं लॉकर के संदर्भ में। तो एडवांस रेंट ऑफ 3 ईयर्स प्लस ब्रेक ओपन चार्जेस ये हम ले सकते हैं। इसमें कभी कभी आपको न्यूमेरिकल टाइप में पूछा जा सकता है कि 2000 रुपये एडवांस रेंट 2000 रुपये पर ईयर रेंट है किसी लॉकर का और ब्रेक ओपन चार्जेज यदि 500 रुपये का है तो आप मैक्सिमम डिपॉजिट कितना का ले सकते हो। तो आप उस समय ये ध्यान रखेंगे कि 2000 के हिसाब से 3 साल का 6000 रुपये आप ले सकते हो और ब्रेक ओपन चार्जेज यदि 500 रुपये है तो 500 रुपये और हो सकता है। तो डिपॉजिट के रूप में हम इस अकाउंट में 6500 रुपये ले सकते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछे गए। इसके अलावा ये भी पूछे जाते हैं कि यदि कोई हाई रिस्क या मीडियम रिस्क कस्टमर है तो उसको आप नोटिस कितने साल तक यदि उसने ऑपरेट नहीं किया है तो आपको नोटिस भेजना है। तो इस संदर्भ में भी ये देखा गया है कि यदि कोई हाई रिस्क कस्टमर है तो ये 1 साल तक यदि कोई ऑपरेशन नहीं करता है तो उसको तुरंत नोटिस भेजना चाहिए। यदि कोई मीडियम रिस्क कस्टमर है तो 3 साल तक यदि वो ऑपरेशन नहीं करता है तो उस केस में उसे लेटर नोटिस भेजना चाहिए कि आप क्यों नहीं ऑपरेट कर रहे हो। इसके अलावा जब भी हम कोई भी लॉकर का ब्रेक ओपन करते हैं तो उस केस में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए। 2 उसमें कि एक जो है वो बैंक का ऑफिसर हो सकता है और एक कोई भी रिप्यूटेड पर्सन हो सकता है। वो आपको ब्रेक ओपन के समय रहना जरूरी है, जिसके सामने की उसमें जितने भी आर्टिकल अवेलेबल है उसका हम बनाते हैं कि वो एक लिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या आइटम उसमें अवेलेबल है और उसमें दोनों इंडिपेंडेंट विटनेस के साथ जो उसके नॉमिनी है या जो भी होगा प्रेजेंट लीगल एयर वो उसमें दस्तखत करेंगे। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे बराबर प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो बैंक कस्टमर जो है उसको भी हम कंज्यूमर मानते हैं, इसलिए ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत डील होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA बनाया है जो कंज्यूमर राइट को देखेंगे। इसमें जो है वो एक चीफ कमिश्नर होगा और अदर कमिश्नर होंगे। CCPA जो है वो मैन्युफैक्चरिंग या इंडोर्सर को 10 लाख तक का जुर्माना कर सकता है। वह यदि दोबारा फिर सेम मिस्टेक करता है, मतलब सब्सिक्वेंट यदि कोई फॉल्ट होता है तो ये जुर्माना 10 लाख से बढ़कर 50 लाख तक का हो सकता है। इसके अलावा यदि मिसलीडिंग कोई एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं तो उसके केस में CCPA 10 लाख तक का पेनल्टी लगा सकता है। अब हम देखते हैं कि 3 तरह के टीयर के जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडेसल कमीशन होते हैं, ये 3 टीयर सिस्टम अभी तक चला है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा और नेशनल लेवल के पे होगा। इसमें कंप्लेन जो है कॉज ऑफ एक्शन के 2 साल के अंदर किया जा सकता है। यदि कंप्लेन आज हुआ है तो इसके अगले 2 साल, यदि वो कॉज ऑफ एक्शन मतलब वो उसके साथ वो घटना जिस दिन हुआ है उसके 2 साल के अंदर तक कंप्लेन किया जा सकता है। इसके अलावा यदि उसके ऑर्डर को यदि फॉलो नहीं किया गया, यदि किसी भी कमीशन को, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो नेशनल का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो, यदि वो उसके ऑर्डर को पालन नहीं किया जाता है
तो उसमें 1 महीने से लेकर 3 साल तक का जेल तथा 25,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक का फाइन किया जा सकता है। यदि सीसीपीए का डायरेक्शन नहीं माना गया तो 6 महीने तक का जेल या 20 लाख दोनों फाइन किए जा सकते हैं। या तो 6 महीने का जेल हो सकता है या 20 लाख फाइन हो सकता है या दोनों किया जा सकता है। जबकि मिसलीडिंग के एडवर्टाइजमेंट के केस में 2 साल तक का जेल हो सकता है, 10 लाख तक का फाइन हो सकता है, और यदि सब्सिक्वेंट फिर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दोबारा होता है तो उस केस में ये 2 साल का जो जेल है ये बढ़ के 5 साल का हो जाता है, और 10 लाख तक का जो फाइन है वो बढ़ के 50 लाख तक का फाइन हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इसमें कितना अमाउंट जो है जिस पर ये दिया गया है। जैसे कि आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट फॉरम के तहत 1 करोड़ तक का यदि कोई कंप्लेन है तो वो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में होगा। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का जो होगा वो स्टेट में होगा, और 10 करोड़ से ऊपर का जो कंप्लेन होगा वो जाके नेशनल में होगा। अब टाइम लिमिट इसके लिए क्या है कि कोई भी केस यदि एडमिट होता है तो उसके 21 दिन के अंदर उसमें एडमिशन लेना है कि उसको करना है या नहीं करना है। उसके 3 महीने के अंदर उसको डिस्पोजल करना है नॉर्मल केस में, और यदि किसी भी केस में टेस्टिंग ऑफ कमोडिटीज यदि इन्वॉल्व है तो वो 5 महीने तक का लिया जा सकता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट फॉरम में कितने दिन में डिस्पोजल किए जा सकते हैं यदि वो टेस्टिंग ऑफ कमोडिटीज अवेलेबल हो, उसमें होना है तो। जैसे कि आप देखिए, कहीं क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो क्वालिटी तभी चेक की जा सकती है जब वो टेस्टिंग होगी, और उस केस में इसका डिस्पोजल का जो टाइम है वो 5 महीने तक का हो जाएगा। यदि नॉर्मल कुछ ऐसा नहीं है जिसमें टेस्टिंग इन्वॉल्व नहीं है तो वो सिर्फ 3 महीने का ही होगा। इसके अलावा जिस दिन से केस एडमिट हुआ है उसके 90 डेज के अंदर जो है वो स्टेट वाले भी उसका डिस्पोजल दे देंगे, और यदि नेशनल पे जाता है तो नेशनल में ये केस यदि 10 करोड़ से ऊपर का है, नेशनल पे जा रहा है, तो उस केस में 30 दिन के अंदर इसका डिस्पोजल हो जाएगा। इसके अलावा यदि डिस्ट्रिक्ट वाला कोई डिसीजन दिया है तो 30 दिन के अंदर फिर वो उसको रिव्यू कर सकता है, अपने उसको रिव्यू कर सकता है। यदि स्टेट वाले ने कोई से संतुष्ट नहीं है तो उस केस में ये 30 दिन का टाइम रहता है, जिस दिन से उसका डिक्लेरेशन ऑफ अवार्ड है उसके 30 दिन तक वो नेशनल कमीशन में अपना डिसीजन वहाँ पे अपना ग्रीवेंस डाल सकता है। यदि नेशनल कमीशन से कोई संतुष्ट नहीं है तो वो 30 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इसको दे सकता है। इसके अलावा यदि हम मेंबर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 प्रेसिडेंट और 2 मेंबर होते हैं, जबकि स्टेट लेवल पर 1 प्रेसिडेंट और 4 मेंबर होते हैं, जबकि नेशनल लेवल पर भी 1 प्रेसिडेंट और 4 मेंबर होते हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्लेन क्या किए जा सकते हैं और इसमें क्या पनिशमेंट उनको दिया गया है। तो उस केस में देखिए, यदि कोई ऐसा कोई दुकानदार है जो एडल्ट्रेशन कर रहा है और उसमें कोई इंजरी नहीं हुई है, यदि इंजरी नहीं है तो इंजरी नहीं होने के केस में जो जेल है वो 6 महीने का हो सकता है और फाइन 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। यदि एडल्ट्रेशन में इंजरी हुआ है बट ग्रीवियस हर्ट नहीं है तो उस केस में 1 साल तक का उसे जेल हो सकता है और 3 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। लेकिन यदि एडल्ट्रेशन में ऐसी इंजरी हुई है जिसमें कि ग्रीवियस हर्ट हुआ है तो उस केस में 7 साल तक का उसको जेल हो सकता है और 5 लाख रुपए तक का फाइन किया जा सकता है। जबकि यदि एडल्ट्रेशन में डेथ होता है तो 7 साल से लेकर लाइफ लॉन्ग तक उसे जेल हो सकती है और मिनिमम 10 लाख रुपए का फाइन हो सकता है। तो आप ये देखिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में यदि कोई दुकानदार, कोई भी शॉपकीपर कुछ भी ऐसा गलत करता है, एडल्ट्रेशन करता है, तो उसे 6 महीने से लेकर, इंजरी नहीं हुआ है तो 6 महीने से का जेल हो सकता है, 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। यदि कोई इंजरी नहीं हुआ है, इंजरी हुआ है बट कोई ग्रीवियस हर्ट नहीं है तो उस केस में 1 साल तक का उसको जेल हो सकता है और 3 लाख का फाइन हो सकता है। यदि एडल्ट्रेशन
ग्रेवस हर्ट हुआ है तो 7 साल और 5 लाख तक का फाइन हो सकता है, और यदि डेथ हो गया है उस एडल्ट्रेशन की वजह से तो 7 साल से लेकर लाइफ लॉन्ग उसको जेल हो सकता है और मिनिमम 10 लाख तक का फाइन हो सकता है। तो ये प्रश्न कभी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि ऐसा कंडीशन होगा तो उसे कितने दिन का जेल हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा भी रिपीट किया है। इसके अलावा कोर्ट को ये भी राइट है कि पहले चांस में यदि पहला कन्विक्शन हुआ है तो उसे उसका जो लाइसेंस है वो 2 साल के लिए उसको सस्पेंड कर सकता है, और यदि सब्सिक्वेंट हो गया तो उसको ज़िंदगी भर के लिए उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है। ये है इनऑपरेटिव अकाउंट, अनक्लेम्ड अकाउंट और डेफ अकाउंट। कब अकाउंट इनऑपरेटिव में जाता है, कब वो अनक्लेम्ड में जाता है, और कब हम उसे डेफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट यदि लास्ट 2 ईयर्स में ऑपरेट नहीं किए गए हैं तो ऐसे अकाउंट को हम इनऑपरेटिव अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और यदि देखिए जब 1 साल होता है तो 1 साल के बाद या तो उसे एसएमएस के द्वारा या उसे लेटर के द्वारा हम इन्फॉर्म करते हैं, और यदि वो कोई रिप्लाई नहीं देता है तो 2 साल के बाद इसको हम इनऑपरेटिव अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब 1 साल के बाद एप्लीकेशन उसको भेजना है कि आप क्यों नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, वो आजकल एसएमएस के थ्रू भी उसके इंटीमेट किए जाते हैं। और यदि कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो 2 साल मतलब 1 साल प्लस 1 साल 2 साल के बाद ऐसे अकाउंट को हम इनऑपरेटिव अकाउंट कर देते हैं। इनऑपरेटिव अकाउंट जब फर्दर 7 ईयर्स मोर मतलब 7 साल और तक यदि वो अकाउंट रह जाता है उसमें इनऑपरेटिव स्टेज में ही, तो उस केस में मतलब टोटल जब 10 साल हो जाता है तो उस अमाउंट को हम अनक्लेम्ड एक डिपॉजिट मान लेते हैं कि उसको कोई क्लेमेंट अवेलेबल नहीं है और वो अनक्लेम्ड अकाउंट में हमारा चला जाता है। इसके अलावा जो बैलेंस हमारा जो इस कैलेंडर मंथ में जब भी होता है तो ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो होते हैं हर एक महीने जो अनक्लेम्ड में हमारे 10 साल से ऊपर के हो जाते हैं उसको हम डेप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। डेप अकाउंट होता है डिपॉजिटरी एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, डिपॉजिटरी एजुकेशन अवेयरनेस फंड, इसको डेप अकाउंट में हम आरबीआई को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और डेप जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं अंडर 26A ऑफ BR एक्ट 1949। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए हैं कि डेप किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो डेप हमारा जो है वो 26A ऑफ BR एक्ट 1949 के तहत इस्टेब्लिश कर किए गए हैं। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये था हमारा इनऑपरेटिव, अनक्लेम्ड और डेप के बारे में जो प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड चीज़ें। अब हम चर्चा करेंगे बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में। इससे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसलिए आप इसको भी ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले बैंकिंग ओम्बड्समैन किस सेक्शन के तहत होते हैं, बनाए जाते हैं। तो सेक्शन 35A ऑफ BR एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। इसके अंतर्गत सारे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स आते हैं इंक्लूडिंग RRB और कोऑपरेटिव बैंक, सारे आते हैं इसके अंदर में। जहां पर भी जिस भी बैंक का 10 से ज़्यादा आउटलेट है उसको इंटरनल ओम्बड्समैन भी रखना होगा। यदि किसी भी बैंक का 10 से ज़्यादा आउटलेट है, बैंकिंग आउटलेट है, तो उस केस में उसको इंटरनल बैंकिंग ओम्बड्समैन रखना जरूरी है। इसके अलावा हम किस किस कारण से जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन किया जा सकता है लोगों के द्वारा। यदि कस्टमर सर्विस सही नहीं है, कोई फेयर प्राइस कोड नहीं दिए मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट सही नहीं लिए जा रहे हैं, कोई सही जवाब कस्टमर के बैंक के तरफ से नहीं मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, यदि ऐसी चीज़ें अवेलेबल है तो वो बैंकिंग ओम्बड्समैन उसको कंप्लेन कर सकता है। इसके लिए जो पीरियड है वो 1 ईयर का है, 1 ईयर का पीरियड है। मान लिया जाए यदि कोई कस्टमर बैंक में कंप्लेन करता है और 1 महीने के अंदर उसे यदि रिप्लाई नहीं मिलता है तो वो 1 महीने इंतजार करेगा, उसके बाद जो काउंटिंग होगा वो 1 महीने का होगा। मतलब यदि बैंक के तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो ये 1 महीने 1 साल होगा, 1 साल और 1 महीने दोनों होगा। अर्थात यदि आप देखें कि कोई कस्टमर यदि 2 जनवरी 2021 को
लेटर देता है बैंक में और उसे 2 फरवरी 2021 तक कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, तो वो 2 फरवरी 2022 तक बैंकिंग ओम्बड्समैन में इसके संदर्भ में कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। मतलब 1 साल का जो पीरियड है वो, और यदि उसको कस्टमर को बीच में कोई रिप्लाई मिल गया तो जिस दिन से रिप्लाई मिला उस दिन से 1 साल और वो 1 साल तक कंप्लेंट मान लिया जाए। इसी बीच में उसको 20 जनवरी को यदि बैंक से रिप्लाई मिल गया और उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो 20 जनवरी से अगले साल 20 जनवरी तक वो बैंकिंग ओम्बड्समैन में इसके बारे में कंप्लेन कर सकता है। इसके तहत मैक्सिमम अवार्ड जो है वो 20 लाख तक का बैंक के द्वारा किया जाता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन के द्वारा। और इसमें सीजीएम या जीएम लेवल के अधिकारी आरबीआई के होते हैं जो इसको अवार्ड को देते हैं, और मेंटल एगनी के केस में वो 1 लाख रुपये तक का अवार्ड दिया जा सकता है। अब इसके यदि कोई आदमी को या तो बैंकर या वो कस्टमर यदि इससे सेटिस्फाइड नहीं है इसके बैंकिंग ओम्बड्समैन के डिसीजन से, तो उस केस में वो जो है वो डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई को विद इन 30 डेज कर सकता है। लेकिन बैंक यदि अप्रोच करता है तो पहले वो सीएमडी से या ईडी एमडी या सीईओ जो है अपने बैंक के उससे परमिशन लेगा। यदि उससे सेटिस्फाइड नहीं है तभी वो आरबीआई डिप्टी गवर्नर आरबीआई को ये कंप्लेन कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि यदि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया और 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया तो उस केस में ये रिपोर्ट जो है कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ एचओ जो है एचओ में जो है उसको देना होगा। और इसके साथ ही साथ इसको बैंक जब ये बैलेंस शीट पब्लिश करेगी तो बैलेंस शीट में भी इसको रिफ्लेक्ट करना जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा यदि क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई कंप्लेन लॉन्च करना है तो क्रेडिट कार्ड में जो बिलिंग एड्रेस होता है कस्टमर का वो जिस जगह पर जिस ओम्बड्समैन के सामने बिलोंग करता है, सामने का मतलब ये है कि यदि वो मान लिया बिलिंग एड्रेस पटना का है तो पटना के ओम्बड्समैन में होगा, यदि वो बिलिंग एड्रेस मुंबई का है तो मुंबई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में उसका कंप्लेन होगा। तो क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस बेस पे कहाँ पे उसका होगा, किस ओम्बड्समैन में कंप्लेन होगा, तो जो बिलिंग एड्रेस होगा उसके वो जहाँ जिस एरिया में होगा जिस बैंकिंग ओम्बड्समैन के अंडर आएगा तो वहीं पर उसका कंप्लेन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत ये भी है कि ऐसा कौन सा केस है जो कि इसमें लॉन्च नहीं किए जा सकते हैं। तो जिस केस के बारे में ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, पहले ही इस पर डिसीजन दिया जा चुका है, या कोई ऐसा केस जो कोर्ट में पेंडिंग है, हम चर्चा करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना जो है वो मेनली फोकस्ड है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पर कि पेंशन नहीं है उसके लिए इसको दिया है। पहले भी इसमें ये एक पेंशन स्कीम थी स्वावलंबन योजना, जिसको कि अटल पेंशन योजना ने रिप्लेस किया है। ये इसके संदर्भ में ये है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये इसका रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और इस केस में ज्वाइनिंग के लिए जो एज है वो 18 से 40 साल तक का एज होगा, जबकि एग्जिट का एज जो होगा वो 60 साल का होगा। मतलब क्या है कि पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है वो मिनिमम जो है वो होगा वो हमारा होगा 42, मिनिमम होगा 18 साल और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 42 साल। मतलब क्या है कि कोई 18 साल का बंदा यदि अटल पेंशन लेता है तो 42 साल कंट्रीब्यूशन पे करेगा, जबकि आप ये चीज़ देखिए कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा जो है वो 20 साल होगा, नॉट 18 ईयर्स, इट इज़ 20 ईयर्स मिनिमम कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि 40 साल में जो बंदा लेगा वहाँ पर कंट्रीब्यूशन 20 साल का होगा। तो 42 साल मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन और 20 साल मिनिमम कंट्रीब्यूशन ये जरूरी है। इसके अलावा जो एपीवाई के अंतर्गत सेविंग बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और डिटेल ऑफ स्पॉइस जो है और नॉमिनी जो है वो मैंडेटरी है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं कि एपीवाई के अंदर क्या क्या चीज़ मैंडेटरी है। तो उसमें सेविंग बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, डिटेल ऑफ स्पॉज एंड नॉमिनी ये मैंडेटरी है, और एक आदमी के नाम पर सिर्फ एक ही एपीवाई हो सकता है। एक आदमी के नाम पर सिर्फ
एक ही एपीवाई हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। एपीवाई का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो जीएसटी से अलग होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें पेंशन का अमाउंट कितना है। तो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000, जो जिसको ऑप्ट करता है उस अमाउंट का उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा और उसको 60 साल पूरा होने के बाद उसमें उस हिसाब से या तो 1,000 या 2,000 या 3,000 या 4,000 या 5,000 उसे पेंशन मिलेगी। अब हम ये देखते हैं कि पेनल्टी क्या है यदि इनसफिशिएंट बैलेंस है एसबी अकाउंट में। ये प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं। तो अप टू यदि 100 रुपीज़ तक का है तो 1 रुपये का पेनल्टी लगता है। यदि इनसफिशिएंट बैलेंस यदि 100 से 500 रुपये का है तो 2 रुपये का लगता है। यदि 500 से 1,000 का है तो 5 रुपये का लगता है और यदि 1,000 से ज़्यादा है तो 10 रुपये की पेनल्टी लगती है। इसके बाद यदि किसी एपीवाई के अकाउंट में 6 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो उसको हम फ्रीज कर देते हैं। 12 महीने के बाद उस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देते हैं और 24 महीने के बाद उस अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इंसेंटिव भी बहुत मिलता है। यदि कोई बैंक एक एपीवाई अकाउंट मोबिलाइज करता है तो नए अकाउंट के लिए उसे 100 रुपये का इंसेंटिव मिलता है। पर कैपिटा इंसेंटिव 100 रुपये का मिलता है एक एपीवाई को मोबिलाइज करने में। इसके अलावा यदि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर एपीवाई का एक बैंक के साथ लेस देन 1 लाख है तो 20 रुपये का और जो है उसी फाइनेंशियल ईयर में 20 रुपये का और इंसेंटिव मिलता है। मतलब यदि किसी 1 लाख से कम का है तो 120 रुपये का कमीशन मिलेगा। यदि वहाँ पर अकाउंट एपीवाई का 1 लाख से 3 लाख के बीच में है तो 130 रुपये उसे कमीशन मिलेगा। यदि वो अकाउंट आपके बैंक में 3 लाख से ज़्यादा और 5 लाख तक नंबर ऑफ अकाउंट यदि आप 1 साल में किए गए हैं तो 140 रुपये कमीशन मिलता है। और यदि ये 5 लाख से ज़्यादा अकाउंट यदि सब्सक्राइबर हैं, 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है एक बैंक में तो 50 रुपये मतलब 150 रुपये का कमीशन मिलता है। इसमें जो है जो बीसी या कोई भी एमएफआई यदि उसके सहायता करता है तो 50-50 का बैंक और बीसी के बीच में ये कमीशन एक्सचेंज कर दिए जाते हैं। इसके अलावा यदि एपीवाई से कोई आदमी बाहर निकलता है किसी कारण से, यदि वो टर्मिनल इलनेस या डेथ के कारण होता है तो इस केस में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन भी उस आदमी को दिए जाते हैं, उस नॉमिनी को दिए जाते हैं। लेकिन यदि कोई कस्टमर वॉलंटरी एग्जिट करता है एपीवाई से 60 साल के पहले तो जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिटर्न कर दिए जाते हैं और जो सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ वही अमाउंट जो है उसको मेंटेनेंस चार्जेस को डिडक्ट करके रिटर्न किए जाते हैं। पीएमजेजेबीवाई मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके तहत जो है क्या क्या फैसिलिटी है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये स्कीम जो है ये लाइफ इंश्योरेंस का स्कीम है और ये 1 ईयर के लिए होता है और एवरी ईयर इसको रिन्यू किए जाते हैं, ईयर टू ईयर रिन्यू किए जाते हैं। ये यदि लाइफ इंश्योरेंस है मतलब क्या है कि इनकेस ये नॉर्मल डेथ भी होता है तो उसके लिए नॉर्मल डेथ के केस में भी इसमें क्लेम मिलता है और इसको पीएमजेजेबीवाई हम कहते हैं। इस केस में 18 से 50 साल तक के एज के लोगों को किया जाता है और कवरेज जो होता है वो सिर्फ 2 लाख रुपए का होता है। ऑल टाइप जो इसका कवर पीरियड होता है, पीरियड जो होता है वो होता है 1 जून से लेकर 31 मई तक और फिर उसको रिन्यू किए जाते हैं इस हिसाब से। प्रीमियम अमाउंट जो है इसमें 330 रुपये का प्रीमियम लगता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी को 289 रुपये दिए जाते हैं और 41 रुपये का कमीशन जो है वो बैंक के नाम पे होता है। यदि किसी एजेंट ने किया है तो उसको 30 रुपये का कमीशन मिलता है और 11 रुपये बैंक के नाम से होता है। तो बीसी को 30 रुपये का कमीशन मिल जाता है और 11 रुपये जो है वो बैंक को मिल जाता है। तो 330 रुपये का ये प्रीमियम है, ये बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये भी इसमें प्रोराटा प्रीमियम का भी इसमें प्रावधान है। 1/9/2018 के बाद इसमें प्रोराटा प्रीमियम का प्रावधान कर दिया गया है 1 जून 2018 से जो इफेक्टिव हुआ है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई आदमी जून से लेकर अगस्त तक यदि करता है, मतलब वो 4 क्वार्टर में उसको डिवाइड कर दिया गया है, जून से अगस्त, सितंबर से नवंबर,
दिसंबर से फरवरी और मार्च से मई। मतलब ये है कि जून से अगस्त तक यदि कोई आदमी अपना ये करवाता है PMJJBY तो उसे 330 रुपये देना पड़ेगा। यदि वो सितंबर से नवंबर के बीच में करवाता है तो 258 रुपये उसे पे करना पड़ेगा। यदि वो दिसंबर से फरवरी के बीच में कराता है तो 172 रुपये उसे कमीशन देना पड़ेगा। और मार्च से मई के बीच में यदि कराता है तो सिर्फ 86 रुपये उसे प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट रिन्यूअल जो है वो 330 रुपये का फिर से उस होगा और वो 1 साल का होगा। मतलब ये है कि इसका पीरियड 1 जून से लेकर 31 मई तक होता है और 31 मई तक पहुंचने में जितना समय बचा रहता है सिर्फ उतने समय का प्रीमियम लिया जाता है, जबकि नेक्स्ट ईयर से ये पूरा पीरियड कवर कर जाता है। अब इसमें और कुछ चीज़ें हैं जो जैसे मिनिमम 15 डेज ऑफ इनरोलमेंट जो है उसको एक लीन पीरियड माना गया है और लीन पीरियड में कम से कम 45 डेज जो है इनरोलमेंट के बाद ये रन करना चाहिए प्रीमियम, तभी आपको इस पर क्लेम मिलेगा। जबकि क्लेम लॉन्च करने के विदिन 30 डेज आपको क्लेम लॉन्च करना है और लॉन्च करने के 30 डेज के अंदर इसका सेटलमेंट हो जाता है, आपको पीरियड इसमें क्लेम मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे PMSBY के बारे में। PMSBY जो है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम इसको कहते हैं। ये भी 1 साल के लिए होता है और ईयर टू ईयर रिन्यू होते हैं। इसमें एज जो है वो 18 से 70 साल है। PMJJBY में 50 साल है, ये इसमें 18 से 70 साल है और ये सिर्फ एक्सीडेंट के केस में ही मिलता है। इसके अलावा यदि परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो भी उस केस में उसे 2 लाख रुपए तक का क्लेम मिलता है, जबकि पार्शियल डिसेबिलिटी यदि हुआ है तो 1 लाख रुपए का इसमें इंश्योरेंस मिलता है। कवर पीरियड इसमें भी सेम है, 1 जून से लेकर 31 में, जबकि प्रीमियम इसमें सिर्फ 12 रुपये का होता है और 12 रुपये में 10 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, 1 रुपये BC का और 1 रुपये BC का कहिए या बैंक का हो, दोनों रुपये हो सकता है। यदि किसी एजेंट के थ्रू बैंक में आया है तो वो 1 रुपये का कमीशन उसको चला जाता है। इसमें भी लॉजमेंट का डेट जो पीरियड है वो 30 डेज ही है और क्लेम सेटलमेंट भी इसमें 30 डेज के अंदर ही होना है। अब हम देखते हैं कि किसान विकास पत्र KVP किसके लिए है। हु कैन ओपन, मतलब पोस्ट ऑफिस ओपन कर सकता है या बैंक जहां पर कि PPF ओपन किए जाते हैं वहां पे इसको KVP को ओपन किया जा सकता है। इसमें मिनिमम अमाउंट जो है वो 1000 का हो सकता है और 100 के मल्टीपल में होगा, जबकि मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। प्रेजेंट समय में इसका मैच्योरिटी जो है वो 9 साल 5 महीने का है, जबकि इंटरेस्ट इसमें जो है एनुअली कंपाउंडेड होते हैं। इसके केस में प्रीमेच्योर पेमेंट जो है ये 2 साल 6 महीने के बाद यदि दिया गया है तो इंटरेस्ट पेमेंट किया जा सकता है। लेकिन यदि डेथ हो जाता है यदि या कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो उस केस में कोई ज़रूरत नहीं है इसको उस पीरियड तक ट्रेवल करने का और कोई भी प्रीमेच्योर क्लोज इंटरेस्ट जो है वो डिडक्ट नहीं किए जा सकते हैं। तो यदि प्रीमेच्योर पेमेंट के केस में 2 साल 6 महीने के बाद यदि इसको क्लोज किए जाते हैं तो स्पेसिफाइड इंटरेस्ट इसको में पे किए जाते हैं। यदि उसके पहले किया गया तो कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाएगा। हमारा अगला है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC भी सेम पोस्ट ऑफिस और बैंक जहाँ पे PPF अकाउंट ओपन किए जाते हैं वही किए जा सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि इसमें भी देखिए इसमें भी मिनिमम जो है 1000 है और मल्टीपल ऑफ 100 है, देयर आफ्टर मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है। मतलब 100,000 रुपीज़ मिनिमम होगा और 100 के मल्टीपल में होगा, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद मैच्योरिटी जो है इसमें 5 ईयर्स होगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, और प्री मैच्योर पेमेंट जो है यदि कोर्ट ऑर्डर या डेथ के केस में है तो वो कभी भी किए जा सकते हैं। लेकिन यदि अदर केस में है, अदर देन कोर्ट ऑर्डर या डेथ है तो अप टू 1 ईयर है तो कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किए जाएंगे। जबकि 1 to 3 ईयर्स तक यदि है तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो है उस रेट के हिसाब से इनको पेमेंट किए जाएंगे। 1 से 3 साल के बीच में सिर्फ पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग बैंक डिपॉजिट रेट होगा उस पर वही इंटरेस्ट इसमें पेमेंट किए जाएंगे यदि 1 से 3 साल के बीच में है। यदि 5 ईयर्स तक है तो इसमें मैच्योरिटी के हिसाब से वो पेमेंट उसको मिलेगा।
पीपीएफ, इसके बारे में बहुत एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पीपीएफ स्कीम जो है ये ऑपरेटेड थ्रू एसबीआई, सेलेक्टेड बैंक ब्रांचेज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। आजकल तो लगभग सारे ब्रांचेज को बैंकों ने ऑथराइज किया हुआ है और ये सारे ब्रांचेज में पीपीएफ अकाउंट खोले जा सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि पीपीएफ अकाउंट जो है वो कौन कौन ओपन कर सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अकाउंट को ओपन कर सकता है और एक आदमी का सिर्फ एक ही अकाउंट होगा, ये भी जरूरी है। और अकाउंट कैन बी ओपनड इन द नेम ऑफ माइनर ऑल्सो बाय आइदर फादर और मदर। मदर और फादर कोई भी माइनर के अकाउंट, माइनर के नाम पर भी अकाउंट खोल सकता है। बट कौन खोल नहीं सकता, जैसे कि कोई जॉइंट अकाउंट वाला पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता, कोई एचयूएफ जो है वो पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता, कोई ट्रस्ट जो है पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता। और एक जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अकाउंट कैन बी ओपनड बाय द माइनर एंड अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड भी खोल सकता है बट गार्जियन ओनली विल बी अलाउड टू ऑपरेट दैट अकाउंट। पीपीएफ के केस में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए और मैक्सिमम अमाउंट कितना होना चाहिए। तो पीपीएफ में 500 रुपये मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, मैक्सिमम 1,50,000 रुपये तक हो सकता है। एक साल में मैक्सिमम 12 बार ही डिपॉजिट किए जाते हैं। अब यदि पीपीएफ को जमा नहीं किया, डिसकंटिन्यूड हो गया, तो उसमें जो है 500 रुपये सब्सक्रिप्शन के रूप में और 50 रुपये पेनल्टी के रूप में उसको जमा करके फिर से रिवाइव किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट जो है वो 15 साल के लिए होता है और 5 साल के ब्लॉक में एनी नंबर ऑफ टाइम इसको जमा किए जा सकते हैं। लेकिन आप यदि देखिए कि 15 साल के बाद भी यदि आपका अमाउंट जमा रह गया, आपने इससे पैसा नहीं निकाला, तब भी ये इंटरेस्ट अर्न करता रहेगा, हर साल इसमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसलिए पीपीएफ को सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल माना जाता है, सबसे ज़्यादा इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिया जाता है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो होते हैं वो टैक्सेबल नहीं होते हैं। पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी जो है वो एक से ज़्यादा अलाउ किए जाते हैं। इसमें इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली बेसिस चार्ज होते हैं और मिनिमम बैलेंस जो 5 से लेकर लास्ट डे ऑफ मंथ में रहता है, 5 तारीख से लेकर लास्ट डे ऑफ द मंथ में जो मिनिमम बैलेंस होता है उसी पे इसमें ब्याज दिया जाता है। पीपीएफ के संदर्भ में विड्रॉल का क्या रूल है कि ये जो विड्रॉल है वो एक साल में एक ही बार परमिटेड है और 5 साल के बाद विड्रॉल परमिटेड है। इसमें जो सेकेंड प्रीसीडिंग ईयर मतलब 4th ईयर के लास्ट में जितना बैलेंस था उसका 50% सिर्फ विड्रॉल दिया जा सकता है। अब लोन की बात यदि हम करें तो आफ्टर 1 ईयर से मतलब 1 साल से लेकर 5 साल तक में 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग ईयर, मतलब 5th ईयर में यदि है तो 4th प्रीसीडिंग ईयर में मैंने 4th ईयर का 25% आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितना अवेलेबल है उसका 25% लोन दिया जा सकता है। प्री मैच्योर क्लोजर के संदर्भ में 5 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोजर दिया जा सकता है, लेकिन उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जितना दिया जा रहा है उससे 1% कम मिलेगा। पीपीएफ लोन की सबसे खासियत क्या है कि ये अटैचमेंट कहीं भी इसको नहीं दिए जा सकते हैं, कहीं डिक्री नहीं दिए जा सकते हैं, किसी डेप्ट और लाइबिलिटी के लिए इसको नहीं लिया जा सकता है। लेकिन इनकम टैक्स की यदि लाइबिलिटी है तो उस संदर्भ में पीपीएफ अकाउंट को अटैच किया जा सकता है। इनकम टैक्स के अलावा ना तो ये कर्नेसी ऑर्डर इस पर लागू होता है, ना तो कोर्ट का कोई डिग्री लागू होता है। पीपीएफ अकाउंट पे सिर्फ और सिर्फ ओनली इनकम टैक्स की लायबिलिटी लागू होती है। अब हम चर्चा करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होते हैं कि जो सीनियर सिटीजन रिटायर हो जाते हैं वो उनके लिए होता है, वो रिटायरमेंट के बाद वो पैसे को इन्वेस्ट करें और उन्हें जो है मंथली इस पर पैसा मिलता रहे। तो एक इंडिविजुअल इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही अलाउ किए गए हैं। इसमें मोर देन 60 ईयर्स जिसके एज हैं वही इसके लिए जा सकता है और डिफेंस से यदि कोई रिटायर्ड हुए हैं तो 50 ईयर्स के एज वाले ही रिटायर वो माने जाते हैं। और
जिसने वीआरएस लिया हुआ है उसके केस में 55 साल का है, लेकिन यदि 55 साल में उसने वीआरएस लिया है तो सिर्फ विद इन 1 ईयर ही वो SC/SS का अकाउंट खोल सकता है, मतलब 56 साल तक ही खोल सकता है, ये नहीं कि वो 2-3 साल बाद करे। 55 साल में यदि रिटायर किया है तो विद इन 1 ईयर उसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यदि ओपन करता है तो उसे फ़ायदा मिलेगा। इसमें अमाउंट जो है वो मिनिमम 1000 रुपये का है और मैक्सिमम 15 लाख रुपये तक का है। आप ये देखिए कि इसमें 1 लाख तक तो कैश में जमा किए जा सकते हैं, जबकि 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट यदि जमा किया जा रहा है तो RTGS या NEFT के थ्रू ही जमा करना होगा। इसमें पीरियड जो है वो 5 ईयर्स का है, जो कि 3 साल के लिए और एक्सटेंड किए जा सकते हैं। SC/SS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई भी लोन अलॉट नहीं है, लोन इसमें नहीं दिए जा सकते हैं। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर प्रीमेच्योर क्लोजर के इसमें क्या प्रावधान है। तो यदि विद इन 1 ईयर किए गए हैं तो प्रीमेच्योर क्लोजर करने पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यदि 1 से 2 साल तक के लिए 2 साल के अंदर किया गया है तो उसमें पेनल्टी 1.5% होगा, मतलब यदि 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो सिर्फ 7% उस केस में मिलेगा। यदि 2 साल के बाद क्लोज करते हैं तो 1% ही पेनल्टी उस पर लगेगा, मतलब 8.5 यदि लग रहा है तो 7.5 होगा। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है और इंटरेस्ट जो अर्न होते हैं वो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। सीनियर सिटीजन के अंतर्गत जो इंटरेस्ट होते हैं, अर्न इंटरेस्ट जो होते हैं वो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। तो ये है हमारा सीनियर सिटीजन से संबंधित जो कि प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें ये पूछे जाते हैं कि डिफेंस पर्सनल के लिए एज, मैक्सिमम एज की लिमिट क्या है, वीआरएस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट कितना है। हमारा अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना 2014 में स्टार्ट किया गया, 2 दिसंबर 2014 को। और इसमें कौन ओपन कर सकता है? सबसे पहले गर्ल चाइल्ड लेस देन 10 ईयर्स ऑफ एज, 1 अकाउंट पर गर्ल चाइल्ड। एक लड़की एक ही अकाउंट खोल सकती है। मैक्सिमम 2 अकाउंट फॉर ए गर्ल इन ए फैमिली, 2 खोला जा सकता है एक फैमिली में 2 गर्ल्स के नाम पे। लेकिन यदि सेकेंड चाइल्ड ट्विन है तो इस केस में मैक्सिमम 3 अकाउंट सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत एक परिवार में खोले जा सकते हैं। इसके अलावा यदि अमाउंट ऑफ डिपॉजिट की हम बात करें तो मिनिमम जो है वो 250 रुपये है, जबकि मल्टीपल ऑफ 50 है और 1 साल में 1,50,000 से ज़्यादा जमा नहीं किया जा सकता है। और इस केस में डिपॉजिट में बी मेड टिल कंप्लीशन ऑफ 14 ईयर। डिपॉजिट जो है वो 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट हम कर सकते हैं। 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट डिपॉजिट किए जा सकते हैं, जबकि मैच्योरिटी जो है जिस दिन से अकाउंट ओपन हुआ है उसके 21 साल के बाद ही होगा। 21 साल के बाद ही होगा। यदि 21 साल पूरा हो गया, नो इंटरेस्ट शैल बी पेएबल वंस द अकाउंट 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। अकाउंट जब भी कंप्लीट कर लेता है 21 साल, उसके बाद उसे ये नहीं मिलेगा। ये जो है सबसे खासियत ये है कि ये हाईएस्ट टैक्स फ्री रिटर्न है ट्रिपल ई कैटेगरी का। ये प्रश्न 1-2 बार पूछे गए हैं, ऐसे कौन से स्कीम है जो ट्रिपल ई कैटेगरी का है, एग्जेम्प्ट, तो ऐसे में सुकन्या समृद्धि अकाउंट को हम मानते हैं। अब विड्रॉल की यदि हम बात कर लें तो 50% बैलेंस एज ऑन लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ फॉर हायर एजुकेशन ले सकते हैं। हायर एजुकेशन का मतलब है कि या तो उसका एज उस केस में 18 साल से ज़्यादा हो जाए और 10th पास कर जाए, दोनों में से जो अर्ली है उस पर वो यदि वो 10वीं पास करने के बाद भी ले सकती है 10वीं पास करने के बाद ले सकती है या 18 साल के एज पूरा होने के बाद वो ले सकती है। 50% जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जितने अमाउंट जमा है उसका 50% वो ले सकती है। इसके अलावा यदि प्री मैच्योर क्लोजर की हम बात करें तो आफ्टर 5 ईयर्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस यदि कुछ है तो और उसमें उसको प्री मैच्योर क्लोजर दिए जा सकते हैं 5 साल के बाद। ये जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है इसमें या तो कोई गवर्नमेंट के तरफ से कोई डायरेक्शन हो या उस बच्चे का कोई अनहोनी उसके साथ हो जाए, उस केस में 5 साल के बाद उसको क्लोज किए जा सकते हैं। लेकिन 18 साल के ईयर के बाद 18 साल के बाद इसको मैरिज के लिए इसका जो है वो किया जा सकता है।
18 साल के बाद यदि मैरिज हो गया तब भी इसको प्रीमेच्योर क्लोजर की तरह बंद किए जा सकते हैं। तो ये था हमारा। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट की यदि हम बात करें तो ये डिडक्शन 80C के अंतर्गत आता है, जिसमें कि 1,50,000 तक का रिबेट दिया जा सकता है। इंटरेस्ट इनकम जो है इन केस ऑफ दिस में, इसका जो इंटरेस्ट इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होता है। इंटरेस्ट इनकम सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है उसके इंटरेस्ट इनकम जो है वो टैक्सेबल है। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात लेते हैं, जो कि 1/1/2021 को पीपीएफ में 7.10% है, 5 ईयर्स SCSS में 7.40% है और सुकन्या समृद्धि योजना में 7.60% है। तो हमने इसको 7.10, 7.40 और 7.60, तो आपको ये याद रखने के लिए आसान होगा कि पीपीएफ, SCSS और SSY में है। ये जो है सिर्फ SCSS जो होता है इसी में सिर्फ क्वार्टरली होते हैं और ये पेड होते हैं। क्वार्टरली एंड पेड जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ SCSS में होते हैं, बाकी सारे में एनुअली माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 7.10 पीपीएफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/1/21 से लेकर 31 मार्च 21 तक। 5 ईयर्स SCSS में 7.40 है और SSY में 7.60% अभी इंटरेस्ट प्रिवेल कर रहा है। अब हम लोग पेंशन अकाउंट से संबंधित कुछ चीज़ है जो देखते हैं पेंशन अकाउंट में क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि पेंशन जो है वो लास्ट 4 वर्किंग डे ऑफ द मंथ एक्सेप्ट मार्च महीने में पेंशन नहीं मिलती है, और मार्च के अलावा लास्ट 4 वर्किंग डे ऑफ द मंथ आप पेंशन अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं, और मार्च के महीने में ये फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल में पेमेंट किए जा सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट की जब बात हम करते हैं तो बाकी लोगों के लिए 80 साल से ऊपर वालों के लिए अक्टूबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, जबकि बाकी लोगों के लिए नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। अब ये आपको ये ध्यान रखना है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक को 4 बार SMS भेजना है पेंशनर को, अक्टूबर 24 को, नवंबर 1 को, नवंबर 15 को और नवंबर 25 को, कि आप अपना पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। इसके अलावा यदि कोई एक्सेस पेमेंट हो गया है या रॉन्ग पेमेंट हो गया है पेंशन अकाउंट में, तो उसे 3 इंस्टॉलमेंट तक उसमें रिकवर किए जा सकते हैं, अप टू 3 इंस्टॉलमेंट, यदि कहीं एक्सेस पेमेंट हो गया या रॉन्ग पेमेंट हो गया पेंशन अकाउंट में। अब एक चीज़ और याद रखना है कि पेंशन अकाउंट में पेंशनर के डेथ के डे तक पेंशन मिलता है। यदि कोई आदमी 10 तारीख को एक्सपायर करता है तो उसके पेंशन जो है उसको 10 तारीख तक मिलेगा, ना कि 9 तारीख तक। 10 तारीख को यदि डेथ हुआ है तो 10 तारीख तक पेमेंट होगा। पेंशन इज पेएबल अप टू एंड इंक्लूसिव ऑफ डेथ ऑफ पेंशनर, ये आपको ध्यान रखना है। कम्यूटेशन पोर्शन जो है वो विदिन 1 ईयर उसे पे किया जाता है, जो कि 15 साल में फिर से रिस्टोर हो जाता है। पेंशनर अकाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक में साल में सिर्फ 1 बार ट्रांसफर किया जा सकता है। और लास्ट में है कि पेंशन अकाउंट को पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के द्वारा ऑपरेट या ओपन नहीं किया जा सकता है। ये हमारा लास्ट स्लाइड है, और ऑफिशियल लैंग्वेज से एक प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस स्लाइड को ढंग से देख लेंगे तो शायद एक प्रश्न आपका कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसको एडॉप्ट कब किया गया है, तो 14 सितंबर 1949 को। इसी की वजह से हिंदी दिवस जो है हमने लास्ट ईयर कब मनाया, 14 सितंबर 2020 को। तो आपको ये याद रखना है कि हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को फॉलो करता है और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 के तहत ये चलते हैं। इसकी मॉनिटरिंग जो है वो आरबीआई के द्वारा की जाती है। इसके तहत क्या किया गया है कि रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी में पूरे इंडिया के सारे स्टेट को डिवाइड कर दिया गया है। तो रीजन ए के अंतर्गत जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, अंडमान निकोबार हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, राजस्थान हो या हरियाणा हो। आपको इसमें कन्फ्यूज़न अंडमान निकोबार में होता है, तो ये नॉर्मली अंडमान निकोबार के बारे में पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार
किस रीजन में आता है, तो हम लोग उसमें रीजन सी के पीछे ज़्यादा जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार हिंदी स्पीकिंग के तहत आता है, वो रीजन ए में आता है। तो अंडमान निकोबार और हरियाणा ये दो आपके कन्फ्यूजन के लायक है, इसको आप ध्यान से रखें। अंडमान निकोबार और हरियाणा जो है वो रीजन ए में आते हैं। इसके अलावा रीजन बी में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और चंडीगढ़ आते हैं। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी जो है ये भी आपको रीजन बी में आता है। रीजन बी में सिर्फ 4 हैं, आपको याद रखना है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और चंडीगढ़ यूटी। और इसके अलावा जो भी है वो रीजन सी में आते हैं। रीजन सी में ऑल अदर स्टेट और यूटीज जो भी बच गए हैं वो सारे आपको रीजन सी में आते हैं। अब आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मतलब टारगेट जो है करस्पॉन्डेंस इन हिंदी के लिए क्या दिए गए हैं। जैसे कि रीजन ए में है, यदि रीजन ए में है तो ए एंड बी के लिए 100% है कि जो भी लेटर जो है वो 100% ए और बी रीजन में यदि लिखे जाएँ तो हिंदी में लिखे जाएँ, जबकि सी रीजन में यदि लिखे जाते हैं तो 65% आपको हिंदी में लिखना है। इसके अलावा यदि रीजन बी की हम बात करें तो रीजन बी में जो ए एंड बी के लिए 90% है, जबकि सी के लिए 55% है। जबकि रीजन सी में 55% है ऑल ए एंड बी के सेक्रेटरी। मतलब रीजन सी वाले जो हैं स्टेट वो हिंदी के नहीं है, हिंदी से रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में कम वो 55% ए एंड बी सी में लिख सकता है। इसके अलावा रिप्लाई यदि हिंदी में कोई लेटर हिंदी में रिसीव हुआ है तो 100% उसका रिप्लाई हिंदी में ही आपको देना है। तो ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि रीजन ए में सी के लिए कितना परसेंटेज है, तो 65 है। बी के लिए बी रीजन में सी के लिए कितना है, 55 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रीजन ए हो या बी एंड सी हो, दोनों में सी के लिए 55% है, जबकि सी रीजन में 55% सबके लिए है। तो ये आपको एक बार ध्यान से देख लेना है ताकि एग्जाम में यदि ऐसे प्रश्न आए तो आप कंफ्यूज ना करें। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। आपने इस वीडियो को यदि पूरी तरह से देखा है तो मैं आशा करता हूँ आप कम से कम 10 से 15 प्रश्न अपने एग्ज़ाम में आपने सिक्योर कर लिया है। और यदि आप इसे बार बार देखेंगे तो ये वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि प्रमोशन से रिलेटेड 3 और वीडियो मैं इस 15 के पहले मैं डालूँगा। ये डिपॉजिट से रिलेटेड था, एक वीडियो मैंने पहले डाल दिया है, और अगला वीडियो हमारा एडवांस से रिलेटेड होगा, जबकि नेक्स्ट 2 वीडियो हम करंट अफेयर और आरबीआई गाइडलाइंस पे हम डालेंगे। तो आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।